शुरू करते हैं हम लोग वर्क पावर एनर्जी का जेईई मेंस डिस्कशन इस 6th लेक्चर में। आज हम लोग पैकेज करेंगे और जो मेरे पास डाउट्स आए हैं वो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 23 मैंने मना किया था, और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये दो सवाल सर्कुलर मोशन के हैं। कितने सवाल सर्कुलर मोशन के हैं, तो जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे तब मैं दो सवाल क्लास में ही कराऊंगा, तो आपको उसका बारे में टेंशन नहीं लेना। चलिए 7 नंबर शुरू करते हैं। 7 नंबर सवाल एक बार सब लोग लिखिए अपने नोट्स कॉपी में। अ यूनिफॉर्म चेन, 7 नंबर सवाल लिखिए। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, तो आप M, L लिख लीजिए, उसका लेंथ L है, मास M है, हैंग्स over a smooth table, over a smooth table with its 2/3 part lying on the table। आपसे पूछा गया फाइंड kinetic energy of chain, find kinetic energy of chain as it completely slips off the table। तो ऐसा सवाल तो मैंने करवाया है मेरे ख्याल से, फिर भी एक बार आप दोनों डायग्राम बनाइए। पहले इनिशियल कंडीशन में चेन कैसा है वो सिचुएशन का डायग्राम बनाइए, फाइनली सिचुएशन जब चेन स्लिप कर जाएगा तो डायग्राम बनाइए, और फिर ट्राई कीजिए। तो आपके पास 2 मिनट का समय है, एक बार पहले इसको ट्राई कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ज्ञान देखो, पहले क्या है, एक यूनिफॉर्म चेन है, उसका मास m है, लेंथ l है, और वो हैंग कर रहा है एक स्मूथ टेबल पे with its 2/3 part lying on the table। तुम्हारा यही गलती हो गया था, तुम 2/3 पार्ट हैंग करवा दियो। 2/3 पार्ट क्या कर रहा है, ऑन द टेबल है, तो कितना पार्ट हैंग कर रहा है, 1/3। ये 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, मतलब इसका लेंथ कितना हो गया, L/3, और इतने पार्ट का मास कितना हो जाएगा, M/3। अब देखिए वर्क पावर एनर्जी के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका यही होता है कि आप इनिशियल डायग्राम बनाइए और फाइनल डायग्राम बनाइए, और दोनों केस में एनर्जी लिखिए। तो ये फाइनल डायग्राम है। फाइनली क्या हो गया, ये चेन कंप्लीटली स्लिप ऑफ कर दिया, ये चेन फाइनली ऐसे से दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेबल को ही क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। इस टेबल को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। इनिशियली ये चेन रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि लाई कर रहा है, लिखा हुआ है लाइंग ऑन द टेबल। लाइंग ऑन द टेबल मतलब रखा हुआ है, तो इस सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है ऋतिक, mgh। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले रेफरेंस लेते हैं। जैसे ये टेबल यहाँ पे एक रेफरेंस हुआ, ये टेबल क्या है, रेफरेंस है। रेफरेंस से ही हाइट लिखते हैं, mgh क्या होता है, हाइट फ्रॉम रेफरेंस। तो ये जो टेबल है, इतना पार्ट, मतलब इतना जो चेन है, ये रेफरेंस पर ही है, तो कोई भी हाइट नहीं होगा, और इसका मतलब इतने पार्ट का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और कितना होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट रेफरेंस से चेंज कर रहा है, हर एक पॉइंट का हाइट अलग अलग है। इस पॉइंट का हाइट L/3 है, सेंटर का बात करेंगे तो कितना हाइट होगा, L/6, उसका आधा हो जाएगा। सेंटर का अगर हाइट पूछे तो L/6 होगा। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ का पूछेंगे तो हाइट 0 होगा। जब भी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, तो किस पॉइंट को देखते हैं, सेंटर को, उसका सेंटर का हाइट लेंगे। और ये सेंटर रेफरेंस से किधर है, ऊपर के नीचे, तो अगर कोई रेफरेंस के नीचे हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखते हैं, ऊपर हो तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लिखते हैं। ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी की बात हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि रेफरेंस से नीचे है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। इसका मास कितना है, m/3 इंटू g इंटू हाइट, और इसका हाइट कितना है l/6। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस mgl/18, और ये इस सिस्टम का पूरा पूरा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मतलब पूरा पूरा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल निकल गया। अब जब ये चेन स्लिप कर जाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा L लेंथ यहां दिखेगा आपको, इस पूरे L लेंथ का मास कितना हो जाएगा m। इसको हम लोग क्या समझेंगे, रेफरेंस। रेफरेंस एक क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है, जितना पहले रेफरेंस है अभी भी उतना ही रखना है, तो रेफरेंस अभी भी सेम ही रहेगा। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आप फिर से इसका सेंटर देखेंगे, ये रहा सेंटर, सेंटर का रेफरेंस हाइट अब कितना होगा l/2, क्योंकि पूरा लेंथ l है तो आधा लेंथ कितने पे होगा, l/2 पे होगा। अब इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर हम लोग लिखना चाहें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस mgh। माइनस क्यों, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है, m इसका मास, तो पूरा पूरा मास ही है m, इंटू g, और हाइट कितना है l/2। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और आपसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया है, इस सवाल में काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया हुआ है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया है सवाल में। इन सिचुएशंस में आपको ये चेक करना है कि कौन सा थ्योरम लगेगा, और दो महत्वपूर्ण थ्योरम है हमारे पास। एक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, एक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी का दूसरा फॉर्म बताया था, इसके दो फॉर्म है। दूसरा फॉर्म क्या है, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों वर्क एनर्जी थ्योरम के ही दो भाग हैं, दो फॉर्म है, दो तरीके हैं लिखने के। और तीसरा है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ये तब लगाते हैं जब अगर किसी सिस्टम पे नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा हो, जीरो हो, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए इस सिस्टम में टेंशन तो नहीं लग रहा, कोई धागा नहीं बंधा हुआ है, फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कैसा टेबल है, स्मूथ टेबल। कैसा टेबल है, स्मूथ टेबल है, इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। नॉर्मल वो लग रहा है, नॉर्मल कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन नॉर्मल के लगने से कोई दिक्कत नहीं है हमें, जब तक ये वर्क ना करे। और ये वर्क यहां नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे चेन स्लिप करेगा तो ये पोर्शन नीचे जाएगा, ये वाला हिस्सा आगे जाएगा। तो इस चेन पर नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो वर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो हालांकि यहाँ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसके वजह से कोई वर्क नहीं है। तो ना नॉर्मल वर्क कर रहा है, ना टेंशन ना फ्रिक्शन, क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन जीरो है, इसीलिए इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। किसी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रहता है। कब रहता है, जब ये कंडीशन फुलफिल हो कि नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन की वजह से वर्क जीरो हो। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब जितना मैकेनिकल एनर्जी यहाँ है उतना ही यहाँ पे भी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लगाइए MECT लगा के हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl/18 इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl/2, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही हम लोग से पूछा गया है। सवाल में क्या पूछा गया है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन, चेन का काइनेटिक एनर्जी निकालिए कब, एज इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल, जब ये कंप्लीटली स्लिप कर जाए उस समय। तो ये निकालना तो बहुत आसान चीज है, इसको खाली इधर भेज दीजिए, और इसको भेजेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस में ही रहेगा। mgl/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1, और ये हो जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8/9, तो इसको लिख सकते हैं 4 mgl/9, क्योंकि 2 से कट जाएगा ना 8, तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी का 4 mgl/9, और ये आपके सवाल के ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये बन जाएगा वेरी इजी। इसके बाद अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आप
7 के बाद 9 बनाइए। 9 नंबर सवाल ट्राई कीजिए, ये मुझे बहुत पसंद है सवाल। तो पहले आप ये लिखिए 7 नंबर, फिर 9 करेंगे, फिर आगे 11 करेंगे। डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस इक्वेशन से वेरी कर रहा है, x इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाय 3। इस इक्वेशन से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। क्वेश्चन है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स अ 2 kg बॉडी, मास कितना है उसका 2 kg है, moves in such a way that the position x, x क्या है पोजीशन, ये जो पोजीशन x है वो टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। तो आपको बताना है फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फर्स्ट 2 सेकेंड्स, पहले 2 सेकेंड में बताइए कितना वर्क डन होगा, ये आपको बताना है। एक बात ध्यान दें कि जब भी आपसे इक्वेशन दे करके वर्क डन पूछे तो आपका सबसे पहला ध्यान, सबसे पहला ज्ञान जाना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम पर। इसे किस पे आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम पे। और जो कि क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे शायद एक ही फोर्स लग रहा होगा और उसी की वजह से वर्क पूछा है, तो वर्क डन बाय वो F लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, हाफ m कॉमन हो जाएगा, m का वैल्यू कितना है 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अगर आप फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू दिया हुआ है t क्यूब बाय 3 और वेलोसिटी होता है dx बाय dt। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, ऋतिक यहाँ समझिए, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी। बोलो डिफरेंशिएशन, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर, वेरी गुड। t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर और नीचे तो 3 था, ये कट गया, तो वेलोसिटी कितना हो गया t स्क्वायर। और इसी इक्वेशन से, वेलोसिटी की इक्वेशन से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपसे क्या कहा है, वर्क डन निकालना है फर्स्ट 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में, मतलब स्टार्टिंग कहां से हुआ होगा, t इज इक्वल्स टू 0 से। तो t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। और कहां तक निकालना है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड तक, 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ रख दीजिए v स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस u स्क्वायर, तो कुछ है नहीं, 16 जूल विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन संख्या 9। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए जरा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है अ पंप कैन hoist मतलब होता है निकालना। A pump can hoist 9 kg coal, sorry 9000 kg coal per hour from a mine 120 meter deep, 120 meter deep, full stop. Find its power if it has 75% efficiency। तो आज के इस लेक्चर में आप इफिशियंसी वर्ड का महत्व समझ लीजिए, क्योंकि ये वर्ड आगे बार बार मिलने वाला है हम लोग को। इफिशियंसी वर्ड का महत्व समझिए। इफिशियंसी वर्ड का बात तभी यूज होगा जब कोई इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वो पंप है। यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, पंप। अब कोई पंप कैसे काम करता होगा, अब कोयल का, ये कोल निकालने वाला पंप है, हम लोग झारखंड में रह रहे हैं,
झारखंड में रहने वाले को कम से कम ये भी पता होना चाहिए कि जो कोयला निकलता है वो ऐसा नहीं कि खोद के निकालते हैं। कोयला वैसे खोद के नॉर्मली नहीं निकालते हैं, ठीक, वैसे तो निकालने का एक तरीका है ही, उसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग मेघालय में बहुत प्रचलित है। वहां पे गारो खासी जयंती, आपको पता है मेघालय जो है यही जो हम लोग का छोटा नागपुर प्लेटू है, झारखंड वाला एरिया है, इसी से कट के वो बन गया। पता है आप लोग को, इसको राजमहल गारो गैप कहते हैं। जो मालदा है, मालदा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वो इसको सेपरेट कर दिया। एक्चुअली जो तीस्ता रिवर है और गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जब ये लोग तीनों आया तो तीनों की वजह से ये जो एरिया है वो कट हो गया। तो इसका मतलब कट हुआ है, पहले तो साथ था, इसका मतलब जो कोल यहाँ पाया जाता है वही कोल वहां ही पाया जाता है। तो गारो खासी जयंतिया जो मेघालय के हिल्स है, वहां पे रैट होल माइनिंग बहुत फेमस है। वहां लोग छोटा, वो रैट होल मतलब छोटा होल, रैट मतलब होता है चूहा, तो चूहा जितना होल तो नहीं हो सकता, उससे थोड़ा बड़ा, मतलब जैसे चूहा होल करता है ना, वैसे आम इंसान वहां होल करके उसके माइन करते कोयला का, तो थोड़ा सा निकाले, बेच लिए, काम कर लिए। अब इससे अभी कुछ दिन पहले बहुत लोगों की जान चली गई थी। बैन है इंडिया में, लेकिन बहुत लोग अपने जीविकापार्जन के लिए उसमें अंदर चले जाते हैं। अब अचानक से बारिश हो गई, अंदर तो पता नहीं चल रहा है, या अचानक से भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, पूरा का पूरा दब गए, तो 25-30 लोग एक साथ मर गए थे उससे। और ये कोई नया बात नहीं है, इस बार हुआ, हर साल कुछ ना कुछ इसमें होते रहता है। इसलिए कोयला निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग के पास पंप होता है जो उसमें ड्रिल करता है और फिर वहां से कोयला निकालता है। तो आम आदमी तो थोड़ी इतना खतरनाक पंप खरीद पाएगा, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है गवर्नमेंट का वो करता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अब सोचिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है पंप, तो मैं इसको ऐसे बॉक्स में बना देता हूं। जब भी आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिलेगा तो आप उसको इस तरह से बॉक्स में बना के सोचिए कि ये एक काम कर रहा होगा यहां पे, तो उसको हम लोग आउटपुट कहेंगे इस पंप का। पंप जो काम कर रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट। और उसके लिए जो पावर चाहिए होगा उसको हम लोग आउटपुट पावर कहेंगे, पी आउटपुट, पी सफिक्स में आउटपुट, ठीक है। और ये पंप क्या काम कर रहा होगा, तो इसका इस तरह से पाइप नीचे गया होगा, इसका पाइप नीचे गया होगा और पाइप से क्या कर रहा होगा, माइनिंग कर रहा होगा, कोल निकाल रहा होगा। कोल जो कि यहां था उसका मास कितना था, m, बोलो। ये कोल यहां से यहां आ गया, तो इस कोल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, mgh। कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ा, क्योंकि ये जो पंप है वो काम किया, वर्क किया। तो कितना वर्क किया, mgh, इतना वर्क किया। और अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दे तो वर्क बाय टाइम क्या होता है, पावर। ये इस पंप का आउटपुट पावर हुआ। ये पंप कहीं से एनर्जी लेके काम कर रहा होगा, कहां से एनर्जी ले रहा होगा, जनरली इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर इसमें इन हो रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट पावर। क्या बोलेंगे, अगर कभी आपसे पूछ दे फाइंड द पावर ऑफ द पंप, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का पावर का मतलब होता है इनपुट पावर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का पावर अगर पूछे तो उसका कौन सा मतलब होता है, इनपुट पावर। तो यहां हम लोग लिख रहे हैं पावर ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट means input power, it means input power, याद रखना इस बात को। और इफिशियंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। किसी भी चीज का इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। अब सब वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। आपको इसका पावर पूछा, एक्स पावर मतलब पंप का पावर, मतलब इनपुट पावर पूछा है। इफिशियंसी दिया हुआ 75%, 75% का मतलब 75/100 मतलब 0.75। तो यहां ईटा की जगह क्या लिख देंगे, 0.75%। ये ईटा क्या है, इफिशियंसी लिखने का सिंबल है। तो यहां आप कितना लिख देंगे, 0.75। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप मान के चलेंगे कि वो 100% इफिशियंट है, तब इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आउटपुट पावर तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, mgh/t। मास दिया हुआ है कितना, 9000 kg, ऐसा सिस्टम ही है। 9000 गुना g का वैल्यू 9.8, हाइट कितना लेना है 120 मीटर में ही है, ऐसा सिस्टम में ही है, डिवाइडेड बाय t। और t कितना है, पर आवर। तो 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। तो वो रख देंगे तो आउटपुट पावर आ जाएगा। यहां रख के
इफिशियंसी 0.75, इनपुट पावर इधर भेज देंगे, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से इनपुट पावर कैलकुलेट हो जाएगा। कर लेंगे सब लोग कैलकुलेट, कि मैं करके दिखा दूं? करिए। 1 माइनस ये क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में होता है भाई। वो किसका होता है? जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब वहां वो फार्मूला होता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी फार्मूला यही होता है, आउटपुट बाय इनपुट। इसी का वो एक पार्ट आया है 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड बाय क्यू सप्लाइड। पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां मैं थोड़ा सा सवाल करके दिखाई देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि 1 माइनस Q2 बाय Q1 लगाइए, तो दिक्कत हो सकता है। ज्यादा पढ़ लेने से भी नुकसान ही होता है ना? उन बच्चों को, तुम लोग जैसे को नुकसान ही होता है ज्यादा पढ़ लेने से, कि कहीं का चीज कहीं लगाएंगे। अब जो दवाई में टैबलेट खाना चाहिए उसमें ही मोटा सा सिरिंज भोंकेगा, है ना नीतीश? mgh/t, m कितना है? 9000, g का वैल्यू, इसमें 10 लेके नहीं काम चला सकते, नहीं चला सकते, मत लेना, सब नजदीक नजदीक वैल्यू है। 9000 इंटू 9.8 इंटू h का वैल्यू 120 बटा t का वैल्यू 3600, ये आउटपुट पावर हो जाएगा। काटपीट करिए, 1020, 20 से कटा, 9 चौके 36, 9 से 10 बार में, और 4 से ये 30 बार में, तो ये तो जाएगा 98 इंटू 30, तो 98 इंटू 30 कितना? 8 या 24 के 4 हाथ में रहा, 2 9 27 2 29। इतना वॉट आउटपुट पावर चाहिए। अच्छा बस ये बता दो कि इनपुट पावर इससे ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए ना, पक्का? हाँ, इनपुट पावर जो होता है वो आउटपुट से हमेशा ज्यादा होता है, तभी ना इफिशियंसी मतलब कितना उसका वो यूज कर पाया। जैसे मान लो तुमको 10 क्वेश्चन दिए, तो ये इनपुट है, तुम 8 को बना के आए, तो ये तुम्हारा आउटपुट है। तो इनपुट जनरली हमेशा इनपुट बड़ा ही होगा। और आउटपुट पावर क्या लिखेंगे हम लोग? आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू इनपुट पावर इनटू एफिशिएंसी, लिखेंगे ना? इसको इधर भेज दिए तो आउटपुट पावर है 2940, और एफिशिएंसी नीचे डिवाइड कर दीजिए 0.75, तो 3/4 लिख दें हम, 3/4, 4 ऊपर इज इक्वल्स टू P इनपुट। तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा? 3 से काटिए, 3 नमा 27, 980, और 4 से मल्टीप्लाई करिए 0, 8 चौक 32, 3 4 नमा 36, 3 39, 3920 वॉट। इतना पावर चाहिए होगा इस पंप का। हालांकि अगर 10 भी लेते तो शायद 4000 वॉट आता है ना, तो फिर सी ऑप्शन ही सही मानते हैं हम लोग, लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दीज था, तो इसलिए बचने के लिए सेफ साइड लेकर 9.8 में कैलकुलेट कर लिया। हालांकि ज्यादा लंबा कैलकुलेशन था भी नहीं। इसको नोट कीजिए, और इसके बाद प्रश्न संख्या 13 बनाइए। चलिए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक बात मैं और कह दूं कि जितने भी सवाल आप लोगों में से ने पूछा है, उसमें अगर सिर्फ 24वें सवाल को छोड़ दिया जाए, जो कि एनसीईआरटी का है, का है और आईआईटी में आया हुआ है, और एनसीईआरटी से आईआईटी में आया है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वर्क पावर एनर्जी के जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत अच्छे हैं, और एक लेक्चर पूरा एनसीईआरटी के ऊपर बनेगा। अगला आने वाला एक लेक्चर पूरा एनसीईआरटी के ऊपर बनेगा। उन चुने हुए क्वेश्चंस को मैं क्लास में कराऊंगा, क्योंकि एक बार सवाल आ चुका है और हो सकता है एक आध सवाल उससे फिर आ जाए, कभी भी आ सकता है, इसलिए करना ही चाहिए एनसीईआरटी। तो एक 24वें सवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा सवाल बहुत ही आसान था। वर्क पावर एनर्जी का ये जो सीट है, और जेईई मेंस लेवल के ही क्वेश्चन है, और जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस है बहुत सारे। इसमें 25 में मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन तो जेईई मेंस में आए हुए ही होंगे, और इसका मतलब कि वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन बहुत आसान होते हुए भी आप लोग से इतने डाउट हो गए, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है सही से, अच्छे से कीजिए। और इसके बाद फिर आप लोग HCV सॉल्व कर सकते हैं, उसके भी लेक्चर्स आगे हम लोग करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग।
वर्क डन इन टाइम टी, तो आपसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी पर बताइए इसका मास कितना है, m है, जो कि एक्सलेट कर रहा है रेस्ट से, एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट। इसका क्या मतलब, एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ा है, टू अ स्पीड v, टू अ स्पीड v इन टाइम t1। कितने समय में, t1 टाइम में ऐसा हुआ। इसका मतलब यहां से यहां तक के डेटा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सलेशन निकाल सकते हैं उस पार्टिकल का। एक्सलेशन क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, तो v माइनस यू बाय टी1, तो v u तो जीरो है, तो v बाय टी1, ये क्या हो गया, एक्सलेशन। अगर यूज करना होगा तो यूज करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब ये जो वर्क निकालना है, कैसे निकालना है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन के फॉर्म में निकालना है। तो ये तो वेरी इजी। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं कहा है, तुम लोग सबको एक ही डायरेक्शन मानेंगे। तो वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन। तो मास m है, एक्सलेशन पता है हम लोगों को कितना, v बाई t1, और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। s इज इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किसी भी t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला होता है। ut, u यहाँ पे जीरो है इसलिए ut तो जीरो हो गया। तो किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, हाफ इंटू a, जो कि कितना है, v बाई t1 इंटू टी स्क्वायर। तो वर्क एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो गया, m बाई टू इंटू वी टी बाई टी1 का होल स्क्वायर। ये इस सवाल का वेरी इजी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि ये सवाल क्वेश्चन क्लास 9 का है। क्लास 9 का जो हम लोग का कोर्स होता है उसमें जब बच्चा पहली बार काइनेटिक एनर्जी पढ़ता है हाफ mv स्क्वायर, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 16 करवाया जाता है बच्चों को। तो अगर आपसे नहीं बनाए तो सोचिए आपसे कितना बड़ा जुर्म हुआ है कि आप क्लास 9 10 कैसे करके आए, ऐसा कोई ठिकाना नहीं। बहुत पाप किए हो बचपन में। जब बहुत बच्चा होता है जो 10 साल पढ़ाई कम करता है और चाहता है कि हम 11th में आए एकदम तोड़ करके सारा क्वेश्चन बना दें, वर्क पॉइंट एनर्जी पढ़े और उसका पैकेज का 100 क्वेश्चन, HC वर्मा का 70-80 क्वेश्चन सब एक ही बार में बन जाए, हमसे कोई डाउट ना हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते बोलते हैं सर वर्क पॉइंट एनर्जी पढ़े तो 50% डाउट हुआ क्वेश्चन। ट्रस्ट में अगर आपसे 50% डाउट हो रहा है तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। हालांकि होना नहीं चाहिए 50%, 10-20% होना चाहिए, लेकिन 50% भी हो रहा है तो आप उन स्टूडेंट्स में इसका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके HC में 50% डाउट है। कुछ ऐसे बच्चे जिनका 90% डाउट होता है, 10% बनता है। ये बच्चे खराब नहीं है, इनका पास्ट खराब है, पूर्व जन्म का, पिछले 10 साल का उनका बहुत ज्यादा पाप है, जिसका इफेक्ट यहाँ पे फल मिलता है ना। जिनसे नहीं बनता है उनका बेसिकली पुराना पास्ट जो है 10 साल, उसमें कम मेहनत किए थे, स्कूल में सिगरेट बहुत पिए थे, बम बहुत फोड़े हुए क्लास में, है ना, इश्कबाजी किए होंगे, अलग अलग तरह के होते हैं आप लोगों के। तो जो भी आप कुछ पाप किए होंगे उस पाप का पुण्य मतलब फल, वो भोग रहे हैं आप यहाँ। खैर 16 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, अ रनिंग मैन। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझिए कि हम ऐसा पापी नहीं थे, हम भी आप ही लोग के समुदाय से आए हैं, है ना। लेकिन ये है कि आपके समय मेरा भी यही हालत था। अभी 10 साल से पढ़ाते हुए, 11 साल से पढ़ाते हुए हालत थोड़ा सा सुधर गया है, बस ये फर्क है, और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अ रनिंग मैन हैज half the kinetic energy of that of a boy of half of his mass. Full stop. The man speeds up by 1 meter per second so as to have same kinetic energy
so as to have same kinetic energy as that of boy, as that of boy. Find original speed of man. Find original speed of man. Find original speed of man. आपको मैन का ओरिजिनल स्पीड बनाना है. कितने लोगों से बना है ये? चलिए बहुत लोग हैं, वेरी गुड. जिनसे नहीं बना एक बार फिर से सारा चीज लिखिए, दो चीज लिखिए. मैन क्या है, बॉय क्या है. मैन का मास मानिए m, बॉय का मास हो जाएगा m/2. फिर दोनों का स्पीड लेट कीजिए, फिर एक बार ट्राई कीजिए तो बनेगा सवाल. ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला सवाल तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से बनना चाहिए. और मैं चाहता हूं कि आप लोग, जो लोग वो 90% नहीं बनने वाले बच्चे हैं, वो जैसा हम थे 50% मेरे से बनता था, तो 50-60% उसमें कम से कम आ सके. तो खैर लिखिए. चलिए डिस्कस करें इसको. देखिए क्या क्या है. एक मैन है, हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास. मतलब आप समझिए, इसमें पहले आप दो चीज देख लीजिए. ये मान लीजिए वो मैन है, और ये मान लीजिए वो बॉय है. तो क्वेश्चन कह रहा है, अ रनिंग मैन हैज काइनेटिक एनर्जी, हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास. मतलब अगर मैन का मास m कहा जाए तो इस बॉय का मास कितना होगा, और इस मैन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, हाफ है. किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय का. तो बॉय का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो बॉय का स्पीड मान लेते हैं हम लोग u है. कितना है, u मान लिए बॉय का स्पीड है, और मैन का स्पीड हम लोग मान लिए v है. कितना मान लिए, v है, और हम लोग को यही v ही निकालना है. तो मैन का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv². तो मैन का काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, इसलिए लिखेंगे हाफ इंटू मैन का मास m इंटू मैन का वेलोसिटी v. और ये कितना है, हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय. बॉय का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बॉय का मास m/2 इंटू u². तो यहां से इस 1/2 से ये 1/2 कट गया, इस m से ये m कट गया, तो v का वैल्यू आ गया कितना, u/2. मतलब इस मैन का स्पीड बेसिकली इसका आधा है. ठीक. अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड. मैन ने क्या किया, अपना स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा लिया. तो पहले v था जो कि कितने के बराबर है, u/2 के बराबर, इसको 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दिया. मतलब मैन का स्पीड अब कितना हो गया, u/2 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड. और ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से so as to have same kinetic energy as that of boy, ताकि मैन और बॉय दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए. तो लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन क्या लिखेंगे आप, हाफ इंटू मैन का मास m इंटू मैन का स्पीड कितना, u/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर. और ये किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय के बराबर. तो उसको लिखिए और दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लीजिए. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय क्या लिखेंगे, हाफ इंटू m इंटू u². सॉरी, हाफ इंटू m/2. बॉय का मास कितना है, m/2. तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो हाफ और m, हाफ और m कटा, दोनों साइड रूट ले लीजिए. तो ये हो गया u/√2 और ये हो गया u/2 प्लस 1. इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, u कॉमन, √2 भी कॉमन, 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू 1. ये हो जाएगा √2 माइनस 1, यहाँ पे ये √2 माइनस 1 और नीचे √2 बचेगा तो वो 2 हो जाएगा. तो u हो जाएगा 2/√2 माइनस 1. 2/√2 माइनस 1, ये मीटर पर सेकेंड. ये बॉय का स्पीड हुआ, ध्यान रखिएगा. किसका स्पीड है, बॉय का. मैन का स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ मैन वो कितना है, u/2, मतलब इसका आधा, मतलब 1/√2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड. और अगर रेशनलाइज फॉर्म में आंसर हो तो √2 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड दिया जा सकता है. तो ये एक आसान सा सवाल था. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं क्वेश्चन नंबर 17 लिख रहा हूं, आप लोग एक बार लिखिए मेरे साथ.
a heavy weight is suspended from the spring. A heavy weight is suspended from the spring. A person raises the weight slowly till the spring becomes slack. और स्प्रिंग बिकम स्लैक का मतलब होता है, स्लैक मतलब नेचुरल लेंथ पे आना. स्प्रिंग बिकम स्लैक का मतलब स्प्रिंग किस पे आ गया? नेचुरल लेंथ पे. फुल स्टॉप. द वर्क डन बाय हिम इज W. और उसके कारण वर्क कितना है? W है. फिर कह रहा है द एनर्जी stored in stretched spring is E. जब वो स्प्रिंग स्ट्रेच था तब उसमें E एनर्जी स्टोर था. आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. मैं GP लिख देता हूं. व्हाट विल बी इट्स गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ट्राई कीजिए एक बार. ये वाला सवाल डिस्कस करें. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है कि अ हैवी वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग. एक हैवी वेट को स्प्रिंग से सस्पेंड कर दिया. अब इन चीजों को समझिएगा. एक स्प्रिंग से अगर किसी वेट को इलोंगेट मतलब सस्पेंड कर दोगे तो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रहेगा कि इलोंगेटेड रहेगा? पक्का. स्प्रिंग से एक पत्थर को बांध दे वो स्प्रिंग अपने से पे रहेगा कि खिंचा जाएगा? थोड़ा सा खिंचा जाएगा. मतलब इस सिचुएशन को अगर देखा जाए और जहां पर ब्लॉक है इसी को रेफरेंस मान लिया जाए तो अभी ये ब्लॉक रुका हुआ है, सस्पेंडेड है, रुका हुआ है ब्लॉक. तो इस ब्लॉक का अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0. और इस सिस्टम का भी पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछा जाए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 2 होता है, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग. ग्रेविटेशनल तो 0 होगा क्योंकि इसी को हम लोग रेफरेंस माने हैं, लेकिन स्प्रिंग खिंचा हुआ है. स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे होता है तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता. अगर स्प्रिंग खिंचा हुआ या फिर कंप्रेस्ड रहता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है. तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा और वो कितना होगा वो दिया हुआ है. द एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज E. तो ये वाला एनर्जी दिया हुआ है हम लोग को. बोले ठीक है यहां तक. अब हम लोग क्या किए? एक फोर्स लगाए. ठीक है, हम लोग फोर्स लगाए. जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं. इस एक्सटर्नल फोर्स को आप हमेशा नॉन कंजर्वेटिव ट्रीट करेंगे. किसके साथ ट्रीट करेंगे? नॉन कंजर्वेटिव. मतलब नॉर्मल जैसा मान सकते हैं कि आप हथेली से उठाएंगे तो हथेली क्या लगाएगा? नॉर्मल लगाएगा. तो हथेली नॉर्मल लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो वो नॉर्मल वर्क करेगा. इसका मतलब कि अब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल भी हो जाएगा. तो मैं कहता था ना हमेशा नॉर्मल का 99% केस में वर्क नहीं होता है. ये एक कौन सा केस है? यही वाला, जब हाथ से पकड़ के उठाते हैं कोई चीज को तब नॉर्मल लगता है, उसके वजह से वर्क भी होता है. बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? अच्छा, तो इसका मतलब कि इस ब्लॉक का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा. तो हम लोग कौन सा थ्योरम लिखेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम. और वो उसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे कि वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. और यहां पे हम लोग नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन लिख करके वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स लिख देंगे. वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वर्क डन बाय हिम इज W. मतलब ये वैल्यू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? W. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इसका वैल्यू W दिया हुआ है. और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी तो ये रहा हम लोग का 0 प्लस E. तो कितना होगा? E माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू W. तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा?
E प्लस डब्ल्यू। अब देखिए इस ब्लॉक को उठाए और ये ब्लॉक को यहां ला दिए। मान लीजिए h हाइट ऊपर ला दिए। कितना हाइट ऊपर ला दिए? h हाइट। ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया। और जब यहां लाए तो स्प्रिंग कितने लेंथ पे आ गया? अपने नेचुरल लेंथ पर। स्प्रिंग अपने किस लेंथ पे आ गया? तो क्या इस स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा? अब तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का क्या लिखेंगे? 0। लेकिन अब रेफरेंस है तो इस ब्लॉक का हाइट है। कितना हाइट है? mgh। तो इस ब्लॉक के पास अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस सिस्टम के पास अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh। और अभी भी रुका हुआ, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना लिखेंगे? mgh। यही होगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो वो किसके बराबर? E प्लस डब्ल्यू के बराबर। आपसे पूछा है बताइए गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले कितना था? यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 था, कुछ नहीं था। और यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mgh। तो उसमें कितना गेन हुआ? mgh। गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? mgh, जिसका वैल्यू किसके बराबर है? E प्लस डब्ल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? E प्लस डब्ल्यू। क्योंकि जो भी आंसर आपको लिखना होता है वो गिवन वेरिएबल्स के फॉर्म में ही लिखना होता है, और क्वेश्चन में 2 ही वेरिएबल दिया हुआ है, W और E। तो इन्हीं के फॉर्म में आंसर लिखेंगे। ठीक, तो आंसर हो गया E प्लस डब्ल्यू। इसको लिखिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 18 भी नहीं बना होगा मेरे ख्याल से तो आप लोगों से, तो इस पर आप लोग 18 बनाएंगे। ठीक है, फिर 19, 20, 22, 24 तक करेंगे। पहले इसको लिखिए। चलिए अगला 2 सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है। ध्यान दें, जब भी आपसे इलास्टिक स्ट्रिंग कहे ना, आप इसको स्प्रिंग ही समझेंगे। इलास्टिक स्ट्रिंग का मतलब वैसा धागा जो कि खिंचा करके वापस से अपने नेचुरल लेंथ पे आ सकता है। मतलब वो बेसिकली क्या है? स्प्रिंग है। ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ L, मतलब नेचुरल लेंथ कितना है उसका? L है, मतलब अभी इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। एंड फोर्स कांस्टेंट K, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है। इज स्ट्रेच्ड बाय स्मॉल अमाउंट x, उसको हम लोग स्मॉल अमाउंट x से खींच लिए। जैसे ही ऐसा किए तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और अभी ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे? हाफ kx²। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ इंटू k इंटू जितना वो खिंचाया है, जितना इलोंगेशन है x, उसका स्क्वायर। अब कह रहा है कि इट इज फर्दर स्ट्रेच्ड बाय अनदर स्मॉल लेंथ y। अब इसको और खींच दिए y से। तो अब अगर पूछा जाए तो अब इसमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? हाफ k x प्लस y का होल स्क्वायर। अब कितना खिंचा गया वो? x प्लस y, उसका स्क्वायर। तो कह रहा है कि कितना वर्क डन हुआ सेकंड स्ट्रेचिंग में। तो जितना भी वर्क डन हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा। ये वर्क किए मतलब एनर्जी सप्लाई किए, वो एनर्जी कहाँ गया? इसी के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा? जितना बढ़ा वही क्या किए? इसमें वर्क किए। तो वर्क डन इन सेकंड स्ट्रेचिंग का मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा? फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। तो हाफ k x प्लस y का स्क्वायर माइनस हाफ k x स्क्वायर। तो हाफ k कॉमन, x प्लस y का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर कटा, तो हाफ k y कॉमन y प्लस 2x। आंसर क्वेश्चन नंबर 19 हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन से ऑफ स्लोप थीटा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा है कितने वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। और एक्सेलरेशन 0 है, इसका क्या मतलब? कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है। इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाया जाए, क्या देखिए हरीश, इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाया जाए तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, जिसके 2 कंपोनेंट होंगे।
ये जो mg होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, इधर की तरफ कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, जिधर इंक्लाइंड प्लेन उधर की तरफ कंपोनेंट mg sin थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा, mg cos थीटा, और नॉर्मल इधर की तरफ इसके परपेंडिकुलर। अब देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है, मतलब जितना फोर्स इधर ही लग रहा है mg sin थीटा उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगे, जो कि बेसिकली क्या होगा, फ्रिक्शन, जो कितने के बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर। तभी तो फोर्स कैंसिल आउट कर लेगा, ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। बहुत लोग के मन में आता है कि सर अगर फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो चलेगा कैसे? ऐसा नहीं है भाई, फोर्स नेट फोर्स जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। रुका हुआ रहता तब नहीं चलता, लेकिन चला करके फ्रिक्शन तो हो ही सकता है, दोनों के बराबर लगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलते रहेगा। यही तो न्यूटन का पहला सिद्धांत है, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कब? जब नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब ये बात बस ये बताना चाह रहा है कि फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, mg sin थीटा के बराबर है। ये सिचुएशन आपको ये बताना चाह रहा है। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्वेश्चन आगे कह रहा है इट इज देन प्रोजेक्टेड अप द प्लेन। अब क्या किए, इसको अप द प्लेन फेंक दिए, कितने से, u से। तो बोल रहा है बताइए इस प्लेन पे ये कितना दूर ऊपर जाएगा, ये s कितना होगा, हाउ फार अप द प्लेन, अप द इंक्लाइन विल इट मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये मान लेते हैं यहां जाके रुक जाएगा, तो ये s कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप देखिए जब ये ब्लॉक यहाँ पे है तो उसका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखिए। यहाँ पे इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mu स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो, क्योंकि इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो। ये ब्लॉक चल के यहाँ आया, जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया तो मान लेते हैं ये हाइट h है, तो इस ब्लॉक का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो। तो ये सिस्टम है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी का, और ये सिनेरियो है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का। अब देखते हैं कि इस सिस्टम पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा लग रहा है, टेंशन लग नहीं रहा, फ्रिक्शन लग रहा है। इस ब्लॉक पे देखें तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे, और कितने के बराबर लग रहा है, mg sin थीटा के बराबर। ये फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन वर्क करेगा, और कितना वर्क करेगा फ्रिक्शन, तो फोर्स कितना है, mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, s, और दोनों सेम डायरेक्शन की अपोजिट, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो तो वर्क नेगेटिव में लिखते हैं। मतलब यहाँ आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का दूसरा फॉर्म है। कुछ बच्चे मेरे से बार बार पूछने आते हैं, वर्क पावर एनर्जी खत्म हो जाता है, फिर भी पूछते हैं सर पता नहीं चलता है कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगाएंगे, कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अरे गधाओं, महामूर्ख, जब जब नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन वर्क करेगा तब तब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अगर नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगाएंगे। तो इतना सिंपल सा बात है, इसमें क्या ही, लेकिन फिर भी दिमाग रहता है कैटरीना कैफ पे, है ना। मेरा भी रहता है, वो अलग बात है, लेकिन मेरा रहे तो चलेगा, आपका नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉर्मल कोई वर्क नहीं कर रहा है, टेंशन नहीं कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना लिखेंगे, mg sin थीटा, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s, और दोनों अपोजिट में इसकी माइनस, इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चेंज का मतलब होता है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल कितना है, mgh, और इनिशियल कितना है, हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर। तो यहां से सबसे पहले तो m सब जगह से निपटारा कर दीजिए, और माइनस भी नहीं, माइनस नहीं करते। हम लोग को क्या निकालना है, s, हम लोग को s का वैल्यू निकालना, और ये h नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग h और s में इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन लिख लेंगे, h बाय s क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब h हो जाएगा s साइन थीटा। h की जगह क्या लिख सकते हैं आप, s साइन थीटा। तो आप क्या कर दीजिए, जो हाफ u स्क्वायर उसको उधर भेज दीजिए,
तो हाफ यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या बच्चा जी, और एच के जगह क्या लिखेंगे एस साइन थीटा, मतलब जी एस साइन थीटा, और यहाँ पे है माइनस जी एस साइन थीटा, उधर जाके क्या हो जाएगा 2GS साइन थीटा, और हम लोग को यही ऐसे ही निकालना है ना जी, तो उसको रहने दीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए, तो ये 4G साइन थीटा नीचे आ जाएगा, इसका मतलब S कितना हो जाएगा U स्क्वायर बाय 4G साइन थीटा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये एक सवाल अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से सवाल को लिखिएगा, मैं एक बार सवाल का स्टेटमेंट बोल देता हूं आप लोग को, लिखिए अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, a block slides down an inclined plane of slope theta with constant velocity full stop. It is then projected up the incline, with initial speed u, full stop. How far up the incline will it move before coming to rest? और मेरे ख्याल से आज अब समय भी यहीं पे समाप्त हो रहा है, तो हम लोग 19वें सवाल पे विराम लगा देते हैं। इसके आगे आप लोग याद दिलाएंगे मुझे 22, 20, 22, 24 अगली क्लास में डिस्कस करना है। अगले क्लास में हम लोग पहले तो एनसीईआरटी का डिस्कशन होगा एक लेक्चर, और फिर आप लोग जेईई एडवांस बनाएंगे। जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन नहीं बनाने हैं पैकेज के जेईई एडवांस में, इसमें सर्कुलर मोशन पे बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आप 10, 11, 12 नहीं बनाएंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10, 11, 12, 13, 14। ये किसका सवाल है? सर्कुलर मोशन का। तो इसको हम लोग आगे वर्क फॉर एनर्जी के बाद वाले चैप्टर में शुरू करेंगे। इसके बाद 19, 20 ये दोनों भी नहीं बनाना है, 19, 20 भी सर्कुलर मोशन का ही है। तो 5, 2, 7 सवाल तो ऐसे ही नहीं बनाने हैं, बाकी सब बनाना है। 25, अच्छा 25 नहीं बनाना है, 19, 20, 25 भी सर्कुलर मोशन का है, बाकी सब बनाना है। बाकी सब बनाना है भाई, बोल दिए तो 23 बनाना है, दिख रहा हो सर्कुलर मोशन है नहीं, ठीक है। तो ये 8 सवाल आपको नहीं बनाने हैं, बाकी सवाल बनाएंगे। तो L7 में मैं कुछ एनसीईआरटी के चुन के क्वेश्चंस कराऊंगा, और 8 में इसके डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।